नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन पे। दोस्तों, आज हम लोग केंद्रीय सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय के कार्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय सचिवालय पद जो है वह बना कैसे। केंद्रीय सचिवालय पद का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 77 के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, समय समय पर केंद्रीय सचिवालय के विभागों और मंत्रालयों की संख्या बदलती रहती है। मंत्रालय को विभाग में, विभाग को खंड में, खंड को प्रभाग में और प्रभाग को शाखा में तथा शाखा को अनुभाग में बांटा गया। प्रत्येक विभाग में एक सचिव होता है। केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों की नियुक्ति अखिल भारतीय सेवाओं से की जाती है। दोस्तों, अब हम लोग केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग सचिव का। सचिव केंद्रीय सचिवालय विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये मंत्री को परामर्श देते हैं तथा कुछ विषयों पर मंत्री के समक्ष अपना निर्णय रखते हैं। दोस्तों, सचिव के बाद में पद आता है अतिरिक्त सचिव का। इसका कार्य सचिव को प्रशासन संबंधित परामर्श तथा सचिव का सहायता करना है। दोस्तों, अतिरिक्त सचिव के बाद में अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त सचिव के बारे में। यह आरंभ में नहीं था, लेकिन जब कार्य बढ़ने लगा तो इसका स्थापना किया गया। किसी भी मंत्रालय में जब कार्य की संख्या बढ़ जाती है तो अनेक शाखाओं की स्थापना किया जाता है। शाखा का प्रमुख संयुक्त सचिव होता है। अब हम लोग बात करेंगे उप सचिव के बारे में। एक डिवीजन का उत्तरदायित्व तो उप सचिव नामक अधिकारी पर होता है। इनका कार्य डिवीजन से संबंधित होता है। अब हम लोग बात करते हैं निदेशक के बारे में। ब्रिटिश काल में जब सचिवालय का स्थापना किया गया तब यह नहीं था। इसका स्थापना सन 1960 ईस्वी में किया गया। इसका शक्ति उप सचिव के समान है तथा इसका कार्य भी उप सचिव के समान ही है। भारतीय प्रशासन में केंद्रीय सचिवालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय सचिवालय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। पॉइंट नंबर 1, नीति निर्माण। केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना तथा नीति निर्धारण करना है। यह सामान्य नीतियों के साथ साथ विशेष नीतियां भी बनाता है जो अचानक आवश्यकता पड़ने पर निर्मित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि नियम बनाना और नियम को लागू करना केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही विशेष परिस्थिति में भी नियम को बनाना केंद्रीय सचिवालय का ही कार्य है। पॉइंट नंबर 2, नीति संशोधन। अधिकांश नीतियां दीर्घकालिक होती हैं, जबकि कुछ नीतियां आवश्यकता पड़ने पर जरूरत के अनुसार बनाई जाती है, जिसमें एक निश्चित समय के बाद में संशोधन जरूरी हो जाता है। ये विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय आदि से संबंधित होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अधिकांश जो नीति तैयार किया जाता है वो दीर्घकालिक बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नीति होते हैं जो अल्प समय के लिए बनाए जाते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना के लिए जो नीति बनाया गया है, यह ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और यह जब खत्म हो जाएगा तो इस नीति को खत्म कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, आवश्यक तथ्यों का एकत्रीकरण। प्रशासनिक नीति निर्माण जब किया जाता है तो उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक आंकड़ों, तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो उस कानून से संबंधित पूरी जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि पूरी जानकारी नहीं रहेगा तो कानून हमेशा क्या होगा, वो गलत ही बनेगा। इसलिए सही तथ्यों तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण का भी करने का कार्य केंद्रीय सचिवालय का ही है। पॉइंट नंबर 4, विकास योजनाओं का निर्माण। नीति निर्माण तब तक महत्वहीन है जब तक उसे लागू करने के लिए आवश्यक योजना या कार्यक्रम तैयार नहीं किया जाता है। अतः सचिवालय का एक कार्य यह भी है कि वह योजना एवं कार्यक्रम तैयार करे योजना लागू करने के लिए। दोस्तों, कानून कितना ही अच्छा क्यों ना बना दिया जाए, यदि उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाए तो उसका हमें फल नहीं मिलेगा।
दोस्तों इसके साथ ही कानून बनाने के बाद में उसे अच्छा से लागू करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम रखने का भी जो कार्य है वह सचिवालय का ही है। पॉइंट नंबर 5, परामर्श देना। सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य परामर्श देना भी है। सचिवालय के अधिकारी विशेषज्ञ एवं बहुमुखी होते हैं, किंतु मंत्रियों में इसका अभाव होता है। इस प्रकार उनका कार्य सलाह या परामर्श देना भी है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं वे बहुमुखी एवं प्रतिभाशाली होते हैं, वे विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे भी होते हैं जो विशेषज्ञ नहीं होते हैं। अतः उनको जानकारी देना भी, उनको सलाह देना भी केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी का ही कार्य है। पॉइंट नंबर 6, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। नीति निर्माण तथा निर्धारण के साथ साथ उस पर नियंत्रण तथा समय समय पर मूल्यांकन का कार्य भी केंद्रीय सचिवालय का ही है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कानून बनाना, कानून को लागू करने के साथ साथ ही उसका देख रेख करना और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव करना भी केंद्रीय सचिवालय का ही कार्य है। जैसे अभी कोरोना काल है तो हम लोग देख चुके हैं कि बार बार हमेशा नया नया गाइडलाइन आते रहता है जिसको हमको फॉलो करना होता है और बदलते रहता है। अतः यह जो भी कार्य किया जाता है वह सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, समन्वय की स्थापना। किसी भी संगठन की सफलता के लिए समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना अति आवश्यक है। इसके बिना सफलता नहीं पाया जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि संगठन कोई भी हो, लेकिन यदि उसे सफल होना है तो सामंजस्य एवं समन्वय की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपसी तालमेल नहीं होगा तब तक हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।